आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस महान शख्स के बारे में जिनका मृत्यु 23 मार्च को ही हुआ था। आपको पता होगा, शहीद आजम भगत सिंह। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी भगत सिंह को अंग्रेजी सरकार के द्वारा। हालांकि देखिए, उनका जो मृत्यु था वो 23 मार्च को फिक्स नहीं हुआ था, 24 मार्च को फिक्स हुआ था। लेकिन अंग्रेजी सरकार इतना ना डरते थे भगत सिंह से, इतना डरते थे कि एक दिन पहले फांसी देना पड़ा, क्योंकि वहां की जनता जग चुकी थी। देखो बाबू, जब जनता जगी है ना, तब क्रांति जोर पकड़ी है। जब क्रांति ठंडा होने वाली थी ना, तब भगत सिंह बोले कि भैया अब क्रांति ठंडा हो रही है, अब मुझे फांसी पर चढ़ना चाहिए। भगत सिंह एक ऐसे शख्स थे जो अपने मृत्यु को हंसते हंसते गले लगाया था। किसके लिए? देश के लिए। कि अगर ये आज की क्रांति मतलब ठप हो गई ना, इसकी जोश ठंडा हो गई ना, तो फिर हमें इतनी जल्दी आज़ादी नहीं मिलने वाली है। आज़ादी को बरकरार रखने के लिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। हालांकि दी नहीं गई, बल्कि खुद ब खुद वो स्वीकार किए थे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भगत सिंह की जीवनी। देखो वो स्टार्ट करते। भगत सिंह का जन्म 1907 में लाहौर में हुआ था। भगत सिंह में तो बचपने से मतलब उनमें एक अलग तरह का जोश रहता था, अलग तरह का फुर्तीला इंसान थे। किताब पढ़ने में तो मास्टरमाइंड थे। सला सोचो, मतलब अलग अलग लेवल का, पहला दूसरा तीसरा चौथा अलग लेवल का 50 किताबें पढ़ जाते थे। मतलब समझिए कि एकाकी की भावना इनके अंदर बहुत ज्यादा थी। एकाकी की भावना बहुत ज्यादा कुट करती भगत सिंह के। वो शख्स, वो इंसान जो आज हम लोग के लिए एक प्रेरणादायक बन चुका है, लेकिन उसकी जर्नी कुछ अलग रही है। देखो, इंसान की जर्नी चाहे जैसे भी हो, लेकिन जब इंसान कुछ कर जाता है ना, वो देश के लिए करे या अपने परिवार के लिए करे, हालांकि देखो, देश के लिए जो करता है ना भैया, वो सदैव जिंदा रहता है। 24 वर्ष की उम्र का वो इंसान आज भी, 90 वर्ष पहले की घटना आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, वो भगत सिंह। देखो, ये बचपन में बड़ी फुर्तीला हुआ करते थे। एक बार इनके पिताजी बोले कि पिताजी से पूछे भगत सिंह कि पापा ये क्या फसल क्या बो रहे हैं? तो इस फसल, पापा बोले, सरदार किशन सिंह बोले कि देखिए, इस फसल से क्या होगा बेटा, हम लोग को अनाज मिलेगा, उससे खाएंगे पिएंगे। तो बोले भगत सिंह, देखिए पापा, मैं भी बोऊंगा, लेकिन मैं बंदूक बोऊंगा, ताकि बंदूक ढेर सारा आएगा ना, तो इन अंग्रेजों को ठूस के मारूंगा और अपने देश से भगाऊंगा। 13 अप्रैल 1919 से जालियांवाला बाग हत्याकांड की दिन आती है। वहां पर मतलब हजारों की तादाद में अंग्रेजों ने क्या किया, जनरल डाले, गोली चलाई और भारतीय लोगों पर मतलब निहत्थे वार किया। मतलब दिल दहल गया था इस घटना से। बाबू समझ में आ रही है? ये घटना की वजह से पूरे इंडिया शोक में पड़ गया था। क्योंकि नियत ये घटना पड़ेगा ना, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना है, मतलब दिल झकझोरने वाली घटना थी। यही बच्चा भगत सिंह, जो अभी तक लगभग देखी जाए 13 से 14 वर्ष या 12 वर्ष का होगा उस समय, वो जाता है जालियांवाला बाग में, वहां के मिट्टी को लाता है और कहता है कि माँ से बोलता है कि माँ, मैं इस खून की बदला लूंगा, मैं अंग्रेजों को अपने देश से मार भगाऊंगा, इन निहत्थे लोगों के बदला को मैं लूंगा तो लूंगा। मतलब कहने का मतलब, वो छोटा बच्चा, सोचिए, छोटा बच्चा 12, 13, 14 वर्ष का होगा उस समय, वो बच्चा सोच रहा है कि मैं अंग्रेजों को मार भगाऊंगा, माँ देखना, इन शहीदों की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने दूंगा। वो इंसान 24 वर्ष की उम्र में उस इंसान को फांसी दी गई थी। अब समझो यहाँ पर, अब जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर आए। फिर क्या हुआ, उसी समय महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चल रही थी। महात्मा गांधी का कौन सा असहयोग आंदोलन चल रही थी? महात्मा गांधी ने प्रॉमिस करी थी, वादा करी थी कि 1 से 2 साल के अंदर में मैं देश को आजाद करा दूंगा, इन अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाऊंगा। हाँ जी, उनका आंदोलन सही भी रहा था। असहयोग आंदोलन का मतलब अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना है, अंग्रेजी जो नौकरी करता है उसको छोड़ दे, अंग्रेजी सामान का उपयोग नहीं करे, मतलब अंग्रेजी सामान का, अंग्रेजी नौकरी का, अंग्रेजी की हर चीजों का बहिष्कार करना था इस आंदोलन का। अब पूरे देश से समर्थन मिला था। महात्मा गांधी अपने देश के सबसे मजबूत नेता बन चुके थे। कब? 1920 1921 के आसपास। हालांकि ये आंदोलन एकदम सही चल रहा था। बात आई गोरखपुर की। गोरखपुर में कुछ लोग क्या कर रहे थे, क्रांति कर रहे थे कि भैया ये शराब बंद करो, हम अंग्रेजी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। वहां पर क्या हुआ ना, ये पुलिस लोगों के बीच में और लोगों के बीच में झगड़ा होती है, और झगड़ा होने के उपरांत मतलब अंग्रेजी गोली क्या, अंग्रेज लोग क्या करते हैं, गोली मार देते हैं। गोली मारने के उपरांत अब जानते हैं गोरखपुर के भैया, यूपी बिहार के लोग अपने संकल रहते हैं, वो तो अपने संकल रहते हैं, मौका देके छक्का मारेंगे। अब देखिए, एक 2-4 को गोली मारा अंग्रेजी पुलिस ने। अब भैया यहाँ के बिहारी और गोरखपुरिया लोग उखड़ गए, और उखड़ने के बाद जेल में बंद कर दे। मतलब इतना ना दौड़ा के पुलिस लोगों को वहाँ पर मारे, इतना ना दौड़ा के मारे कि ससुरी कोई काउंट नहीं कर सकता है। अब क्या हुआ, ये अंग्रेजी पुलिस जाकर अपने आप को थाले में बंद कर लेता, कहते क्या हुआ, मारो मारो मारो। अब बिहारी लोग तो अपने समय इधर से भी कमारी बंद कर दिया गया, किली लगा दिया गया और लेके तेल मार दिया गया। मतलब ये गोरखपुर की घटना, जिसको हम लोग चौरी चौरा कांड कहते हैं। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी को हुआ था। ये चौरी चौरा कांड की वजह से महात्मा गांधी ने
अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया। बोले थे महात्मा गांधी, असहयोग का मतलब होता है हिंसा नहीं फैलाना है, अहिंसा के साथ। इसका मतलब कि हमारा देश अभी पूरी तरह से आजाद होने के लिए तैयार नहीं है। उसी समय महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया और ये भगत सिंह बोले कि नहीं, हमारा देश आजाद होने वाला था, महात्मा गांधी की वजह से नहीं हो रहा है। मतलब एक अलग तरह की उनके अंदर फीलिंग आ गई, नहीं अब हम लड़ेंगे, अब हम शांति से मतलब अपने देश की आजादी नहीं ले सकते हैं। देखो भगत सिंह भी पहले क्या थे, भगत सिंह भी पहले एकदम शांत माहौल के इंसान थे। वो शांति से मतलब क्या करना चाहते थे, देश को आजाद करना चाहते थे। लेकिन बाद में जब असहयोग आंदोलन ये असफल हो गया, तब भगत सिंह बोले कि नहीं अब हमें लड़ना पड़ेगा। और लड़ने के लिए उन्होंने क्या करी, जाकर चंद्रशेखर आजाद की कमेटी जो उनका टीम था उनमें ज्वाइन कर ली। अब देखो वो काकी हत्याकांड या काकी लूटपाट कह सकते हैं, मतलब ट्रेनों से पैसा लूटना था अंग्रेजों से, वहां पर उन्होंने शामिल हुई और अंग्रेजों को मारकर पैसा लूटने का काम किए थे। चंद्रशेखर आजाद के संग ऐसा ये किए थे। अब उसके बाद क्या आती है वो घटना, समझिए वो घटना झकझोरने वाली रहेगी। अब इनकी की माँ बोलती है कि बेटा तुमने शादी कर दे, चोरी छुपे माँ बुला लेती है कि बेटा तुमने शादी करना है। भगत सिंह आते हैं, देखते मेरी शादी हो रही है, बोल लिखते हैं चिट्ठी की नहीं माँ मेरी शादी इस बार आजादी से होगी, मेरी दुल्हन इस बार ये धरती बनेगी, इस बार मेरा जीवन पूरी तरह से धरती के नामे कुर्बान होगा। वो शख्स कितना उम्र होगा यार, 12, 13, 14 वर्ष का वो इंसान होगा, जिस इंसान ने अपने देश के लिए अपनी शादी को ठुकराया और माँ से बोला माँ इस बार मेरी दुल्हन कोई लड़की नहीं बनेगी, माँ इस बार मेरा दुल्हन ये धरती और आजादी बनेगी, इस बार संपूर्ण मेरा जन्म जो है ना, जीवन जो है ना पूरे देश के नामे कुर्बान हो जाएगी। वो शख्स आज मिलने वाला कोई 18-24 वर्ष की उम्र में कोई है ऐसा बंदा जिसको पूरा मतलब उसके नाम पर उसके लिए रो सके? कोई भगत सिंह के जैसा कोई बन ही नहीं सकता है। हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र क्यों नहीं कहते हैं? महात्मा गांधी को अपना पिता मानते हैं, देश के लिए बहुत आजादी मतलब वो समझिए कि क्रांति की है। लेकिन वो इंसान जो 24 वर्ष की उम्र में फांसी चढ़ गया, उसके कर्तव्य को, उसके किए गए कारनामे को हम कैसे भूल जाते हैं? आज भी अंग्रेजी सरकार की किताबों में देखिएगा, वो ससुरी भगत सिंह को क्या करते हैं ना, आतंकवाद का, टेररिस्ट का मतलब दर्जा देते हैं। अरे भैया हम जानते हैं हिंदुस्तानी की वो क्या थे हमारे लिए, इतना प्रेरणादायक है ना कि कह नहीं सकते हैं। भैया आती है बात, चिट्ठी लेकर चले जाते हैं, बोलते कि नहीं ओए माँ मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे शादी करना है तो अपने देश से करना है, अपने देश की आजादी से मुझे शादी करना है, ऐसा भगत सिंह बोलकर चले जाते हैं। अब आती है बात, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है ना कि भगत सिंह के बहुत सारे टीम पकड़े जाते हैं, क्योंकि 1928 में साइमन कमीशन वापस आने वाला था। 1919 का जो रॉलेट एक्ट था उसको लागू करने के लिए लाला लाजपत राय से मिले और बोले कि हम लोग क्या करें, मतलब मारपीट नहीं करके शांति से आंदोलन करेंगे और साइमन गो बैक मतलब साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाना था। भगत सिंह ने बोला कि वो ठीक है मैं शांति से रहूंगा, मैं कोई आंदोलन नहीं करूंगा। उस भीड़ में साइमन गो बैक की नारा गूंज रही थी, लेकिन वहां से अंग्रेजी जो पुलिस थे ना, लाला लाजपत को इतना मारते कि वहीं पर मतलब अस्पताल में उनकी मृत्यु हो जाती है। भैया मृत्यु को उपरांत भगत सिंह बोलते कि ओए ये तो हमारे गुरु को, हमारे पिता समान थे, इनको मार दिया। अब ये जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान बनाते हैं। जब मारने जाते हैं तो भैया जेम्स स्कॉट के जगह पर चला आता है सॉन्डर्स चलाता है। अब ये सॉन्डर्स को निशाना बनाकर तीनों आदमी चारों में मिलकर मार देते हैं। अब अंग्रेजी सरकार भड़क जाती, करी थी हमने पुलिस डिपार्टमेंट को मार दिया, और उस समय पेपर लिखने में बहुत आगे थे। भगत सिंह बोले लिख कर छाप दिए कि हमने लाला लाजपत राय के मौत का बदला ले लिया। अंग्रेजी सरकार हिल गई, पूरी तरह से उनके दिमाग में क्या लगता है कि ठोट बैठ गई और पूरी तरह से इनके टीम को मारने के लिए घूमने लगे। अब भैया भगत सिंह वहां से कलकत्ता चले आए, मतलब जान बच उच करके वहां से चले आए जैसे तैसे, मतलब क्या ना कि वो देखो भगत सिंह वो अलग ही इंसान थे, वो अलग अलग समय पर अलग अलग रोल लिया करते थे। वैसे ही अंग्रेजी एक वंदे का उन्होंने रोल लिया और कलकत्ता चली गई थी। उसी समय राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुनोगे, जिनका नारा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये राम प्रसाद बिस्मिल की दी हुई नारा थी, और इस नारा से भगत सिंह को इतनी प्रेरणा मिली कि नहीं अब हमारे देश का, हमारा जो टीम है वो बिखर रहा है भैया, अब हमारे देश का टीम जो है ना बिखर रही है, अब ये जो क्रांति है ना ये शांत पड़ी है। बोले कि ओए असेंबली में हम लोग बम फेंकेंगे और खुद को सिलेंडर करेंगे। हाँ वैसा किए भी, असेंबली में बम फेंके और वैसा बम फेंका गया जो फूटने वाली थी लेकिन किसी का जान लेने वाली नहीं थी। असेंबली में बम फेंका गया खाली स्थान पर, और खुद ब खुद बोले कि ओए मुझे कब्जे का मुझे हथकड़ी लगाओ, मुझे पकड़ लो। तो अंग्रेजी सरकार क्या करते हैं, अंग्रेजी पुलिस जो थी वो पकड़ लेती है। अब बाद में इन पर चार्ज लगाई जाती है कि ये भाग रहे थे, ये मुआने की कोशिश किए, लोगों को मारने की कोशिश किए, लेकिन उस समय पर्चे भी बांटे थे। पर्चे में लिखा गया था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके बहुत काफी होते हैं, बहरों को सुनाने के लिए धमाके जरूरी होते हैं, इससे ज्यादा चीजें चाहिए नहीं। और भैया वो जेल में जाने के बाद भी शांत नहीं रहते, जेल में जाने के बाद भी आंदोलन करते
करते रहे, वहीं पर ये जेल में क्या भारतीय क्रांतिकारी के संग भैया अच्छा खाना नहीं, अच्छा पेपर रहन सब कोई चीज अच्छा नहीं थी। उसके लिए 64 दिन वो इंसान लगता है कि उस समय इनका उम्र लगभग देखी जाए तो 24 नहीं है, मतलब 22 वर्ष भी नहीं, 22 वर्ष ही मानकर चले, 22-23 वर्ष उस समय इनका उम्र होगा। 64 दिन का अनशन पर बैठ गया, बोले कि नहीं जब तक हमें सारा चीज अच्छा नहीं मिलेगा, अच्छा खाना किताबें उताबें जब तक मुहैया नहीं कराई जाएंगी तब तक मैं अनशन भूखा रहूंगा। अंग्रेज इनकी बात को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन 64 दिन भूखा रहने की वजह से पूरे देश में क्रांति आ गया और अंततः इस सरकार को इनकी बात माननी पड़ी। वो इंसान 24 वर्ष की उम्र में 24-25 वर्ष का बंदा, 22-23 वर्ष का बंदा जो 64 दिन अनशन में भूखा रहा। आजकल के लड़के लड़की को बोल दिए 2 दिन 4 दिन भूखा रहे तो सूख के एकदम लकड़ी हो जाएंगे, दांत चियार देंगे लगा ले। सोचिए वो इंसान यार कितना दिलेर इंसान होगा जो 64 दिन तक अपने देश के लिए अन्न तक त्याग दिया। वो इंसान हम भूल जाते हैं और उसी इंसान को अंग्रेजी किताब में, अंग्रेज सरकार की किताब में, वो इंग्लैंड में इनको आतंकवाद की दर्जा दी जाती है। गलत है या सही है कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। यार भगत सिंह हम लोग के लिए प्रेरणादायक है। इनको फांसी की मुकद्दर करी गई 24 मार्च को। अंग्रेजी सरकार डर गए क्योंकि भाई जैसे से मौत आ रही थी ना, नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे लोग मतलब भीड़ इकट्ठा कर रहे थे। 24 मार्च को फांसी होने वाली थी। अंग्रेजी सरकार मतलब अंग्रेजी पुलिस जान गई कि अरे ये तो फांसी की पहले ही मतलब यहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा होने के बाद लोग तो कुछ और कर सकते हैं, वो लगता है कि दंगा कर देंगे। इसकी वजह से 23 मार्च को फांसी रात को दी गई। पूछा गया तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बोलते कि वही मेरी आंख में पट्टी नहीं बांधना है और मेरे हाथ को नहीं बांधना है। अंग्रेजी पुलिस बोली कि ठीक है आंख को पट्टा डालूंगा लेकिन हाथ तुम्हारा खोल दूंगा। उस समय इनकलाब जिंदाबाद की नारा लगाते हुए वो इंसान, वो बंदा हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। सोचिए वो इंसान कितना दिलेर था यार। 24 वर्ष की उम्र में 7 में जन्म हुआ, 31 में फांसी लगी। वो इंसान कितना दिलेर था जो अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी धरती के लिए, अपनी इस धरती माँ के लिए, अपने देश के 90 करोड़ जनता के लिए अपने मौत को हंसते हंसते गला लगाया। क्यों? क्योंकि देश की क्रांति ठंडा हो रही थी, उसको मजबूत करने के लिए, उसको जोड़ में लाने के लिए उन्होंने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया था। वो भगत सिंह। महात्मा गांधी को यदि हम लोग राष्ट्रपिता का दर्जा दिला सकते हैं तो भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र का भी दर्जा दिला सकते हैं, क्योंकि ये सारी बातें हम लोग कर सकते हैं। किसी को भी जीरो से हीरो आम जनता बनाती है। भैया भगत सिंह वो इंसान है जो अपने देश के लिए हंसते हंसते अपना सर्वस्व कुर्बान किया। हमें उनको राष्ट्रपुत्र बनाना जरूरी है और ये हम ही काम कर सकते हैं। इसलिए हम सभी को आकर खड़ा होना होगा। तो यदि आप इस वीडियो को क्या करिए, हर जगह शेयर करिए ताकि मालूम तो चले वो छोटा इंसान 24 वर्ष का जिन्होंने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया, भगत सिंह शहीद आजम, उनको राष्ट्रपुत्र की दर्जा दी जानी चाहिए। नहीं यदि दी जानी चाहिए तो इस वीडियो को हर जगह आपकी तरफ फैले ताकि सब कोई इस बात को समझ सके, मेरी आवाज हर जनता के पास जा सके और उनको राष्ट्रपुत्र की दर्जा दी जानी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।